जग में क्या है मेरा, इस जग में क्या है मेरा, कौन हूँ मैं क्या नाता मेरा, कौन हूँ मैं क्या नाता मेरा। जब से मैंने ये है जाना, जग ये पूरा है मेरा, जग ये पूरा है मेरा, जग ये पूरा है मेरा। सब मेरा, मैंने अर्जित किया यहाँ, मैंने अर्जित किया यहाँ। मैं ही स्वामी, मैं ही सेवक, मैं हूँ स्वयं का पालनहार, मैं हूँ स्वयं का पालनहार। जय हिंद। इस वक्त आप देख रहे हैं कि आरजेएस पीबीएच, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया दिल्ली से बिहार की यात्रा करते हुए अगियाव गांव, जो भोजपुर जिला का एक गांव है, और जहां पर ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही नाम रोशन कर रहा है वीएन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। और सिर्फ ही कंप्यूटर एजुकेशन ही नहीं, बल्कि 8वीं तक के स्कूल को भी यहां पर संचालित किया जा रहा है, जो डायमंड पब्लिक स्कूल है। आज इसके जो फाउंडर हैं रंजीत सिंह जी, एक सक्सेस स्टोरी, पॉजिटिव स्टोरी को लेकर पॉजिटिव मीडिया डायलॉग की जा रही है। जानने की कोशिश की जा रही है कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद पिता पुत्र मिलकर एक नई ऊंचाइयां दे रहे हैं गांव में ग्रामीण शिक्षा को। तो आइए बातचीत करते हैं, स्वागत करते हैं। सबसे पहले रंजीत जी, आपका स्वागत है पॉजिटिव मीडिया स्टोरी में। धन्यवाद आप। और ये बताइए कि आज जिस मुकाम पर आप पहुंचे हैं, इसके लिए तो संघर्ष बहुत करना पड़ा होगा। तो कहाँ से शुरू करें आपके संघर्ष को? गांव में ही पढ़े आप, फिर आप कोई मुख्यालय आरा वगैरह गए होंगे, ग्रेजुएशन किया होगा, है? उस वक्त आपने सोचा था कि बिहार सरकार के प्रोजेक्ट को आप नई ऊंचाइयां प्रदान करेंगे, एक सक्सेस स्टोरी बनाएंगे? ऐसा तो हम नहीं सोचे थे, लेकिन समय के अनुकूल गांव में रहने की वजह से, गांव में रह करके, अगियाव गांव में रहने वाले, अगियाव गांव के रहने वाले हैं, भोजपुर जिला के, बिहार स्टेट के। तो गांव में पहले हम ग्रेजुएशन करने के बाद खेती बाड़ी की शुरुआत की। खेती बाड़ी में जो संसाधन होते हैं, तो मेरे पास पैतृक संपत्ति भी था, खेती बाड़ी था। फिर ट्रैक्टर के माध्यम से खेती बाड़ी की शुरुआत किए। तो कुछ समय करने के बाद, 10-12 साल करने के बाद, हमने यहाँ पर देखे कि गांव में जो शिक्षण का स्तर होता है, जो छोटे बच्चे का, तो काफ़ी कमज़ोर था। तो पढ़ाई लिखाई में हम ग्रेजुएशन किए थे, तो इस वजह से हमारे दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना गांव में एक बढ़िया शैक्षणिक संस्थान को स्थापित किया जाए। तो इसी उद्देश्य से, ताकि गरीब बच्चे भी अच्छे ढंग से शिक्षा हासिल कर सके, तो प्राथमिक स्कूल का शुरुआत किए, प्राइवेट स्कूल का। तो शुरुआत में तो चैलेंज था ही, मेरे पास संसाधन की कमी थी, आर्थिक स्थिति भी बढ़िया नहीं थी खेती बाड़ी करने की वजह से। तो उन सभी चैलेंज को फेस करते हुए, समाधान करते हुए, धीरे धीरे स्कूल का नींव रखे। नींव रखने के बाद बच्चे का एडमिशन होना शुरुआत हुआ, और आज 12 साल में काफ़ी अच्छे मुकाम पर है। बच्चे का शिक्षण बहुत अच्छे तरीक़ा से हो रहा है। इसी के दरम्यान यहाँ पे बिहार नीतीश कुमार जी के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, बिहार कौशल विकास मिशन के तहत कुशल युवा प्रोग्राम ग्रामीण क्षेत्र में प्रोजेक्ट आया। तो इसको हम अध्ययन किए, लगा कि यहाँ भी हम शुरुआत कर सकते हैं, और यहाँ पे बच्चे को कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। इस उद्देश्य से, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियाँ जो है, वो शहर में जा कर के कंप्यूटर सीखने में समर्थाएँ नहीं थी। तो मेरे विचार आया दिमाग में कि क्यों ना हम भी अपने, जो हमारे घर में गौशाला था, जहाँ पे हम लोग का गाय रखते थे, गाय का व्यवस्था रखते थे, तो वहीं पर अपना हम पूरा विधिवत व्यवस्था किए। सब मेरे पास है, अवेलेबल हुआ। कंप्यूटर लैब बनाए, कंप्यूटर ऑनलाइन थ्योरी क्लास बनाए, ऑफिस बनाए, सब कुछ व्यवस्थित किए। और मेरे इंस्टीट्यूट का नाम वीएन ग्रुप है, और इसका सरकार द्वारा मान्यता मिल गया। तो शुरुआत हो गया 2017 के में, और आज हमारे इंस्टीट्यूट से बहुत सारे बच्चे
जो मैट्रिक पास कर चुके हैं उनको यहाँ पे प्रशिक्षण मिलने का सरकार से अवसर मिलता है। 3 महीना का कोर्स है। कंप्यूटर में बहुत सारा एजुकेशन एप्लीकेशन सीखने को मिलता है। बच्चे यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल भी सीखते हैं, सॉफ्ट स्किल भी सीखते हैं कि कहीं हम जा करके किसी प्राइवेट सेक्टर में भी या सरकारी संस्थान में भी हम कैसे काम करें, उसके अनुकूल बच्चे यहाँ पर तैयार होते हैं। और बहुत काफ़ी बच्चे जो है हमारे इंस्टीट्यूट से प्रशिक्षण ले करके काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो आपके इंस्टीट्यूट का नाम वीएन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हुआ है। वीएन से क्या होता है? वीएन से हमारे पूर्वजों का नाम संबोधित होता है। माँ का नाम हमारे वीरमा देवी था, इसलिए भी हमारा से शुरुआत की है। एन से मेरे पिताश्री का नाम था स्वर्गीय नंद किशोर से। तो इन दोनों के आशीर्वाद हमने प्राप्त किया इस इंस्टीट्यूट का नामकरण करने में, ताकि पूर्वजों का भी आशीर्वाद मिल सके। इसी उद्देश्य से हम इस इंस्टीट्यूशन का नाम वीएन ग्रुप रखे और स्कूल का नाम डायमंड पब्लिक स्कूल रखे, क्योंकि डायमंड का अर्थ होता है हीरा, जो कि काफ़ी मूल्यवान और बेकीमती होता है। तो हमारे बच्चे जब स्कूल से निकले वो भी अपने जीवन में काफ़ी सफलता हासिल करे, वो भी कीमती हो, उनके पास भी अच्छा नॉलेज रहे। इस उद्देश्य से हम बच्चे का अपने स्कूल का नामकरण किए डायमंड पब्लिक स्कूल और इंस्टीट्यूट का नामकरण किया वीएन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स। तो रंजीत सिंह जी ने बिल्कुल सही कहा। अपने माता पिता को भी एक तरह से आज इस पॉजिटिव मीडिया ग्लोबल डायलॉग में श्रद्धांजलि भी दिया आपने इस तरह से। और हीरे की बात की आपने, डायमंड की बात की। तो आप जानते हैं ग्रामीण एजुकेशन भारत की आत्मा गांव में रहती है। अगर यहाँ एजुकेशन बच्चों को मिलता है, ख़ास करके जो लड़कियां हैं, तो भारत बहुत समृद्ध होगा, क्योंकि एक लड़की जो है वो पूरा एक परिवार को प्रशिक्षित कर सकती है। तो ये बहुत ही अच्छा काम आपने किया। और एक तरह से कहा जाए तो कोयले में से हीरा निकाला जाता है। आप एक पारखी की तरह जो हैं और आपने इस काम को शुरू किया। तो अब चलते हैं और हम आमंत्रित करेंगे वीएन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर को, क्योंकि सारा चीज़ वो संभाल रहे हैं। आखिर वो किस तरह से इस चुनौतियों को जो एक मुकाम तक आपने पहुंचाया, लेकिन सस्टेन करना, उसको वायेबल बनाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो मैं इसके डायरेक्टर आलोक कुमार जी को आमंत्रित करूंगा। आलोक कुमार जी, स्वागत है आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के इस डायलॉग में आपका। जय हिंद। जय हिंद। प्लीज़। तो आप पिता पुत्र हैं, ये भी जानकारी देना ज़रूरी है कि एक परिवार मिलकर जब एक सोच से, एक जगह, एक विचार से चलता है तो वहाँ कितनी उन्नति होती है, उसी का जीता जागता ये नमूना आप समझ सकते हैं। जबकि आप पटना से आपने पढ़ाई की है। लोग गाँवों में लौटते नहीं हैं, लेकिन आलोक कुमार जी अपने पिताजी के हाथ मजबूत करने के लिए और जो इन्होंने निर्माण किया उस फाउंडेशन को एक ताकत देने के लिए ये पटना से लौटकर इस इंस्टीट्यूट का देखरेख कर रहे हैं। एक डायरेक्टर के रूप में आपके पास क्या चैलेंज आया शुरू में, आलोक जी? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अवसर दिया यहाँ पे आरजेएस मीडिया, पॉजिटिव मीडिया के माध्यम से हमारे अपने विचारों को रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जब मैंने शुरुआत किया ये सेंटर को, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का प्रक्रिया होता है। 1-2 महीने तक डॉक्यूमेंटेशन का प्रक्रिया चला। उसके बाद मुझे कुछ नॉलेज नहीं था इसके बारे में, कैसे क्या करना है, लेकिन हिम्मत थी कि हमें जो है करना है, बस करना है। इसी सिद्धांत को लेकर के हमने जो है काफ़ी मेहनत किया। आपने कितनी पढ़ाई करी है? अब मैंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की। किस विषय में? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BBA। हाँ। तो आप कहीं जॉब में भी जा सकते थे? हाँ, या बिल्कुल। कंपटीशन दे सकते थे? हाँ। पटना से लौटना कितना मुश्किल होता है जब एक महानगर में आदमी रह रहा हो, तो फिर वो एक गांव में लौटे, तो हाँ, काफ़ी क्या सर्वाइव। इसके लिए पिता ने प्रेरित किया या आपके मन में आया कि मैं कुछ गांव के लिए करूं? पहले से हमारे संस्कार थे। मैं परिवार के साथ जुड़ा हुआ था और परिवार के लिए मेरे इमोशन भी थे कि परिवार को पहले प्राथमिकता देते हुए ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और हमारा एक छोटा परिवार था, तो मैंने सोचा कि दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है, अपना कैरियर भी और जो है अपने परिवार को भी ध्यान में रखते हुए हम जीवन को अपने आगे बढ़ा सकते हैं। तो पहले जो है मैंने BBA करने के बाद मेरे को डिसीजन लेना था
कि मैं क्या करूं। इसके बाद जो है मैं काफ़ी विचार किया इस बारे में, और मैं नौकरी भी करने जा सकता था, वहाँ भी एक्सपीरियंस लेता कंपनी में और आगे बड़ी बड़ी कंपनियों में बढ़ने का मुझे अवसर प्रदान होता। लेकिन मैंने देखा कि मेरे पापा जो मैं रंजीत कुमार पापा जी हैं, पिताजी हैं, हाँ श्री रंजीत कुमार, और मैंने देखा कि 2013 में ही मेरा स्कूल स्टार्ट हो चुका था और स्कूल में भी बहुत ही अच्छा स्कोप होता है आगे बढ़ने का। तो हमारे घर में खुद के ही घर में एक बिज़नेस था, तो मैंने सोचा कि अगर कहीं भी जाऊंगा काम करने के लिए वहाँ भी मुझे एक्सपीरियंस ही लेना है, और मेरा फ्यूचर प्लान था कि मुझे बिज़नेस ही करना है। तो इसलिए जो है मैंने देखा कि हमारे पास बिज़नेस है ही, तो मैं खुद ही इस बिज़नेस को शुरू से स्टार्ट करने का मुझे अवसर मिल रहा था। स्टार्टअप हाँ, मैंने शुरू करने का, उससे जुड़ने का मुझे मौका मिल रहा था। एक तरह से नया शुरुआत था हमारा। 2013 में शुरू ही हुआ था स्कूल, और 2015 के बाद जो है 2016 में मैंने कंप्लीट किया था अपना बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA पटना से। तो मैंने इसके बाद जो है डिसीजन लिया कि मुझे बिज़नेस करने का मौका मिल रहा है, तो मैं यहीं शुरू से ही क्यों ना करूं, ताकि शुरू से ही हमारा शुरुआत से ही बिज़नेस का जो है एक्सपीरियंस हो। और जब शुरुआत से एक्सपीरियंस होता है कोई बिज़नेस का, तो काफ़ी चीज़ें समझ में आती है कि कैसे स्टार्ट करना होता है, कैसे छोटी छोटी चीज़ों को करना होता है। इसके जब छोटी छोटी चीज़ों को हम देखते हैं, करते हैं, तभी हम जो है आगे बढ़िया से बढ़ पाते हैं। सबसे ज़्यादा चुनौती थी कि बच्चे एडमिशन लें, हाँ, तो उसके लिए आपने कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई? अपने सेंटर में है। तो सेंटर जब शुरू हुआ था हमारा 2016 में, जैसे कि पिताजी ने मैंने बताया कि स्कूल शुरू होने के बाद सेंटर का शुरुआत हुआ है। और सेंटर के शुरू KYP सेंटर जो हमारा कंप्यूटर सेंटर है बिहार सरकार का, तो 2016 में मैंने आया, और 2016 में ही हमारा डॉक्यूमेंटेशन का प्रक्रिया शुरू हो गया था। अप्लाई मैंने कर दिया था, हम लोगों ने विचार करके अप्लाई किया, और उसके बाद जो है उसी समय हमें मौका मिला इस सेंटर से जुड़ने का। उसके बाद जो है काफ़ी चैलेंजेज आए इकोनॉमिकली भी, और काफ़ी नई जगहों पर जाना और सारी व्यवस्था करना, एसेट को डेवलप करना, कंप्यूटर्स को पूरी तरह से कंप्यूटर सेंटर को बनाना, लैब बनाना। कोई एक्सपीरियंस नहीं था हमारे पास, लेकिन हमने चैलेंज को एक्सेप्ट किया कि हमें कुछ ना कुछ बढ़िया करना है, बेहतर करना है, और जब करना ही है काम तो सही ढंग से करा जाए। और ख़ास करके हमें पहले से ही था कि एजुकेशन सेक्टर में जाना है, क्योंकि मुझे ये पसंद था, और हमारे लिए हमारे अनुरूप जो है, अनुकूल जो है, ये काम मुझे मिल गया था। तो काफ़ी मैंने अच्छे से मेहनत किया, दिन रात मैंने मेहनत किया, और इस सेंटर को जो है इस्टेब्लिश हम लोग मिल करके किए, जो भी चैलेंज आए उसको फेस किए। अच्छा, इसमें सबसे अहम रोल होता है जो प्रशिक्षण देते हैं, जो टीचर्स होते हैं, कंप्यूटर की नॉलेज कैसे है, तो आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? आप शुरुआत जब किए तो टीचर्स रखने पड़े होंगे, तो कैसे आइडेंटिफाई किए उसको? डिग्री देखा, क्या देखा? दोनों बात देखे। सबसे पहला कि उनका एजुकेशन देखे, तो सबसे पहले तो जो कंप्यूटर से DCA किए हुए थे, तो वैसे टीचर को प्रिस्क्राइब। तो ग्रामीण इलाकों से ही, ग्रामीण इलाके से है। इलाके से हैं। अच्छा, तो आपने जब नया एक इनोवेशन किया, आप एक तरह से उस स्टार्टअप को आगे बढ़ाया, तो आपके मन में क्या था? क्योंकि सारा देख रेख आपके जिम्मे हवाले हो गया। तो सबसे पहला चैलेंज था कि शुरुआत जब सेंटर हुआ तो हमें स्टूडेंट चाहिए थे, और स्टूडेंट कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, ये सोचना था। तो पहले जो कैटेगरी सरकार ने बनाया था कि मैट्रिक पास स्टूडेंट को ही हमें यहाँ एडमिशन देना है। एज ग्रुप भी था? हाँ, मैट्रिक पास होना चाहिए, 15 से लेकर के 25 तक ये एज ग्रुप के बीच के ही स्टूडेंट को हमें एडमिशन लेना था। अच्छा, निःशुल्क भी था वो भी? हाँ, ये शुरुआत में बिल्कुल निःशुल्क था, बाद में सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट होने लगा 1000 रुपये, ताकि स्टूडेंट जो है अपना पढ़ाई में लापरवाही ना करे, बिल्कुल रेगुलर करे। लेकिन इसमें कोई फीस नहीं लगता है, सारा जो है खर्च जो है सरकार प्रोवाइड करती है स्टूडेंट को, ताकि गांव के जो परिवार है उसको हेल्प हो सके, उनके बच्चों को हेल्प हो सके आगे बढ़ने में। तो जो जैसा कि आपने पूछा कि स्टूडेंट को कैसे आप एडमिशन लेना शुरू किए, तो हमें जो है बहुत सारा ऑलरेडी जब स्कीम शुरुआत हुआ तो ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट ने इसके बारे में जानने के बाद जो है एडमिशन लेना शुरू किया। सरकार ने भी प्रमोशन किया, तो बहुत सारे डाटा भी हमारे पास आने लगे, तो उनको मैंने फ़ोन कॉलिंग किया, उनसे मिला, उनको बताया, जानकारी दी कि हमारे पास ये व्यवस्था शुरू हो रहा है। और शुरुआत में इंटरेस्ट भी था, उस समय कंप्यूटर का बहुत ही माहौल कम था, और उस समय एक रुचि था कि हमें कंप्यूटर सीखने को मिल रहा है, कंप्यूटर के पास बैठने को मिल रहा है, उसको चलाने का मौका मिल रहा है। इसलिए एडमिशन होने में शुरुआत में प्रॉब्लम से ज़्यादा नहीं हुई। तो गार्जियन का भी हो गया कि कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है, धीरे धीरे हाँ, माहौल भी बदलने लगा, और आज तो ऐसा माहौल हो गया है कि हर जगह सही समय पे आपने जो है
वो शुरुआत की हाँ, डिसीजन लिया। और डिसीजन ले लिए और इसकी शुरुआत की, तो ये अच्छी तरह से आगे बढ़ गया। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ प्रेजेंट में सिखाते हैं? कंप्यूटर का कौन कौन सा कोर्सेज हैं, क्या क्या है? अभी जैसे कि हमारा सेंटर जो है गांव में चल रहा है, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट होते हैं उनको जो है बेसिक भी नॉलेज नहीं होता है कंप्यूटर के बारे में। तो इसलिए सरकार ने ये डिसीजन लिया कि हमें वैसी चीज़ों को स्टूडेंट को सिखाना है जो मूलभूत है, जो बेसिक है, और उनको करियर में आगे बढ़ाने में उनको मदद करें। और उनको वैसे ही बेसिक चीज़ों में जैसे कि एक हमारा कोर्स में जो है, ऐसे तो कंप्यूटर कोर्स के नाम से सभी लोग जानते हैं इसके वाईपी कोर्स को, कुशल युवा प्रोग्राम को, लेकिन जो है इसमें 3 चीज़ें हैं। एक BSCLS जिसमें जो है इसका फुल फॉर्म मैं बता दूं, बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल। सेकंड है BSCSS, बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल। और तीसरा है जो कंप्यूटर है BSCIT, बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अब इस नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये क्या क्या चीज़ है। जैसा कि मैं एक्सप्लेन करूँ थोड़ा सा, CIT में जो है सिर्फ कंप्यूटर के बारे में नॉलेज दिया जाता है, और कंप्यूटर के ही बारे में नहीं, कंप्यूटर का यूज के बारे में भी बताया जाता है कि कंप्यूटर से क्या क्या आप कर सकते हैं। जैसे आजकल बहुत सारे ऑनलाइन काम हो रहे हैं, तो वो खुद आप घर बैठे कर सकते हैं, कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। सरकार का ये टारगेट है कि अपना काम भी स्टूडेंट खुद करने लगे। अब डिजिटल इंडिया हो रहा है, डिजिटली सब काम हो रहा है, तो इसमें ज़रूरी हो गया है। दूसरा है CSS जो सॉफ्ट स्किल है। और सॉफ्ट स्किल में क्या होता है कि कहीं पर काम करने जाए स्टूडेंट, तो उस वहाँ पर जाने के बाद उसका कैसा व्यवहार होना चाहिए, उस माहौल में कैसे वो ढले, उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होने, इसके बारे में जो है सिखाया जाता है। और तीसरा जो है CLS, इसमें लैंग्वेज स्किल में इंग्लिश भाषा को ही ज़्यादा प्राथमिकता दिया गया है कि इंग्लिश भाषा का पकड़ मजबूत हो जाए। अब ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ा ये मान सकते हैं कि डिमेरिट है, या ये जो कहिए, तो इंग्लिश बहुत कमज़ोर है यहाँ पे। एक स्पेलिंग भी लिखने में स्टूडेंट को, या सेंटेंस लिखने में भी सोचना पड़ता है कि कैसे लिखें। तो इसमें जो है काफ़ी कोशिश किया गया है कि स्टूडेंट का जो है इंग्लिश को लेकर पकड़ मजबूत हो, ताकि कहीं भी जाए या फिर कंप्यूटर भी चलाए तो उसको कंप्यूटर चलाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। कंप्यूटर में भी इंग्लिश में ही सारी चीज़ें आती है, और कंप्यूटर का हर एक क्षेत्र में उपयोग है। आप इंग्लिश लैंग्वेज को ले लीजिए, हर एक क्षेत्र में इसका करियर में आगे बढ़ने के लिए यूज है। सॉफ्ट स्किल का ले लीजिए तो ये आपको और भी ज़्यादा ज़रूरी है। परिवार से लेकर, समाज से लेकर के, करियर से लेकर के, सॉफ्ट स्किल का पूरी तरह से ज़रूरत है। तो तीनों को ऐसा कंबाइंड कोर्स बनाया गया ताकि स्टूडेंट में ऐसा ग्रोथ हो कि आगे उसको बढ़ने में किसी तरह का समस्या ना हो। जैसे प्रैक्टिकली ईमेल करना हो, या व्हाट्सएप बनाना हो, या और यूट्यूब बनाना हो, कुछ ऐसे भी चीज़, ऑनलाइन एग्जाम देना हो, डिजिटली कोई भी काम हो। हाँ, जैसे उदाहरण मैं दे दूं, मान लीजिए कोई अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो बहुत सारे एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहे हैं। अब क्या है कि जो स्टूडेंट सीखे नहीं है, बिल्कुल माउस भी नहीं पकड़े हैं, तो उनको वहाँ जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उनको समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या करें। एग्जामिनर हेल्प भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनको काफ़ी चैलेंज आते हैं, कैसे करें, कैसे प्रॉब्लम कुछ ना हो जाए, कुछ गलती ना हो जाए, बहुत सारे मन में जो है बातें आती है। लेकिन यहाँ जब सीख लेते हैं तो यहाँ सीखने के बाद उनको प्रैक्टिस हो जाता है, कैसे कंप्यूटर को हैंडल, माउस को हैंडल करना है, कैसे क्या क्या फंक्शन करना है, कैसे ऑपरेट करना है, चलाना है, उनको मालूम होता है। तो वहाँ पर जाने के बाद किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके अलावा जैसे कि ऑनलाइन काम, टिकट बुक करना हो, आधार कार्ड में कोई चेंजिंग करना, अपडेट करना हो, मतलब ऑनलाइन जितने सारे काम, कोई फॉर्म फिलअप करना हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म फिलअप करना है, खुद से कर लिए। कोई भी निवास जाति आय बनाना हो तो खुद से कर लिए। तो इस तरह के जो भी काम हैं ऑनलाइन हो रहे हैं, सारे काम खुद से स्टूडेंट कर सकते हैं। उनको कहीं पर किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। उनको परेशानी से भी बचते हैं, और उनको पैसे की बचत होती है। और कंप्यूटर युग में जी रहे हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की कोशिश जो है, निश्चित रूप से आप दोनों पिता पुत्र जो हैं साधुवाद के पात्र हैं कि आपने गांव में ख़ास करके अगर बच्चियों को देखा जाए तो आप लोगों ने एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया और सफल इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिलाया। तो और ये सरकार के प्रोजेक्ट को आपने बहुत शिद्दत से आगे तक पहुंचाया है। आगे की क्या योजना है आपकी, कुछ ऐसा बताना चाहेंगे? आगे क्या करेंगे? योजनाएं है जैसे कि अभी जो हम फील्ड में है, जैसे एजुकेशन फील्ड में है, तो इसको लेकर के हम काफ़ी ज़्यादा होते हैं, एक्टिव होते हैं कि जो एजुकेशन क्या है, एक नॉलेज है, मतलब एजुकेशन से नॉलेज होता है। और नॉलेज के आगे क्या करने जा रहे हैं इसको? हाँ, मैं उसके बारे में ही बता रहा हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ आगे करने के लिए।
जैसे एजुकेशन ही जो कि है, नॉलेज ही कोई भी व्यक्ति को आगे लेके जाता है। नॉलेज इज पावर। हाँ, नॉलेज इज़ पावर, जैसा कि हम जानते हैं कि नॉलेज इज़ पावर। तो नॉलेज अगर हमारे पास होता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, जो हमारे को इच्छा हो, कोई भी स्टूडेंट को। तो नॉलेज रहेगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। नॉलेज नहीं रहेगा तो हमें काफ़ी परेशानियाँ होंगी आगे बढ़ने में, समझ में नहीं आएगा कि कैसे क्या करें। तो नॉलेज ये एजुकेशन सेक्टर में ही हमें जो है कुछ चीज़ें समझ में आ रही है कि कैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दिया जा सके, सही नॉलेज दिया जा सके, अच्छा नॉलेज दिया जा सके। इसके देखिए अब क्या है कि मैं सेंटर चला रहा हूँ, ये एक लिमिटेड एरिया में ये जो फिक्स है, मैं इससे ज़्यादा आगे जो है इस चीज़ को जो है सेंटर सरकार का सेंटर है, मैं इसको अपने हिसाब से बढ़ा नहीं सकता। जितना सरकार ने मुझे दिया है करने के लिए उतना ही मैं कर सकता हूँ। लेकिन मेरा प्लान जो है कि ऐसा कुछ किया जाए कि काफ़ी बड़े स्तर से जो है एजुकेशन गरीब से गरीब स्टूडेंट हो, चाहे किसी भी कैटेगरी से आता हो, किसी भी क्षेत्र से आता हो, उनको जो है सही नॉलेज मिले। बड़े इंस्टीट्यूशंस की कल्पना हाँ, आपके दिमाग में बड़े कुछ आ स्तर गई का है। काम करने के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ, ताकि ये एक गाँव ही नहीं, ये पूरे हमारे जहाँ तक हो सके, मैं स्टेट हो या फिर नेशनल लेवल पर जो काम हो सके, मैं इसके लिए काफ़ी प्लानिंग मैं कर रहा हूँ कि और ये अनुभव जो है आपके काम आएगा। हाँ, ये अनुभव ही काम आएगा अनुभव कि भी काम कैसे आएगा। काम को करना है। जी जी। आप कितना संतुष्ट हैं रंजीत कुमार जी, जबकि आप फाउंडर हैं, आपने शुरू किया था, संघर्ष भी किया, संभावनाएं आपको नज़र आ रही थी, आपका आत्मविश्वास जो है आपको सफलता की नई ऊंचाइयां दे गया। तो आज इसको लेकर आप कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आपके हाथों अज्ञाव गांव में बच्चियों का खासकर एक वरदान की तरह आपका वीएन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आया? इस कार्य को देख कर के हम काफ़ी उत्साहित रहते हैं और संतुष्टि मिलती है कि गांव के जो बच्चे पढ़ने में असमर्थ है कंप्यूटर, वो भी पढ़ने को मौका मिल रहा है। जिनके पास आर्थिक स्थिति बढ़िया नहीं थी, इसी उद्देश्य से कि जो शहर में जाकर नहीं पढ़ सके, वो कम से कम गांव में रहकर भी प्रशिक्षण ले, इस उद्देश्य से हमने ये इंस्टीट्यूट को कैसे दिमाग में आया? क्योंकि आप इंस्टीट्यूशन खोल सकते थे और मोटी रकम, मोटी फीस, जो अमूमन ऐसा होता है निजी संस्थान बनाकर, आपने निःशुल्क प्रशिक्षण करने के लिए और सरकार को की योजनाओं में मदद करने की ठान ली। तो नहीं, ये मुख्यमंत्री का योजना था और मुख्यमंत्री का रोड मैप में निकला था। तो आप जानते थे कि गाँव से फीस थोड़ी मुश्किल भी हो सकती है, इसलिए नहीं, तो निःशुल्क। ये निःशुल्क प्रशिक्षण है। सरकार की योजनाओं को हम ध्यान से देखते थे, तो हमको जानकारी मिला किस तरह के सरकार को योजना चला रही है। तो हम हमारे इस काम के तो बहुत लोग निगेटिव बोले, यहाँ तक कि जो हमारे क्षेत्र के जो बैंक थे, तो बैंक के पास में गए, तो पंजाब नेशनल बैंक, वहाँ के मैनेजर हमको काफ़ी हतोत्साहित किए, उत्साहित ना करके हतोत्साहित किए कि आप इस काम में सफल नहीं हो सकते हैं। गांव में कोई भी सरकार का योजना जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में सक्सेसफुल नहीं होता है, खासतौर से कंप्यूटर में, इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट है, आप सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन हम एक अवसर देख रहे थे कि गांव के बच्चे आखिर शहर में जाते नहीं हैं, तो कम से कम तो मेरे इंस्टीट्यूट में तो पढ़ेंगे। तो हम गांव में ही अपना किसी सहयोग से, क्या बोलते हैं, मतलब अपना सब कुछ लगा दिया इसमें। हाँ, अपना खेती बाड़ी था उसको हम अपना बनबस कर दिए, बन के पट्टा पर रख दिए, और गांव में ही इंटरेस्ट पर 3 रुपये सैकड़ सूद पर काफ़ी हेवी इंटरेस्ट रेट होता है। ये है जज्बा, और इसी जज्बे के लिए आरजेएस पॉजिटिव मीडिया दिल्ली से चलकर अज्ञाव गांव भोजपुर में आया, और इस तरह की मार्मिक बातें जिसे मदद करनी चाहिए और मदद करने के लिए वो बैठा हुआ है, वो मदद नहीं करता है। ये नेगेटिविटी जो है इस देश को इतना बर्बाद कर रही है कि बहुत सारे टैलेंट न केवल स्पोर्ट्स में बल्कि अलग अलग तरह की प्रतिभाओं को वो मौका नहीं मिलता है। और ये किस जज्बे और लगन के साथ इन बच्चियों के भविष्य को संवार रहे हैं, ये सबको समझने की बात है और गांव की बात है। जो भारत की आत्मा गांव में रहती है, गांव समृद्ध नहीं होगा तो आप भारत को विकसित भारत कहने को कह सकते हैं, अमली जामा नहीं पहना सकते हैं। इसलिए सकारात्मक पत्रकारिता से ही विकसित भारत बनेगा। और ये हम एक प्रस्तुत कर रहे हैं, एक पिता पुत्र मिलकर गांव में अगर एक भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, तो हमारे 6 लाख गांवों में अगर 6 लाख बच्चे तैयार हो जाएं जज्बे को लेकर, तो सोचिए कि कितने भारत की आबादी को वो शिक्षित कर सकते हैं और संस्कार भी दे सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और काफ़ी हम संतुष्ट हुए, क्योंकि एक अवसर मिला हमको अपनी बात को रखने के लिए, और आप इतने दूर से दिल्ली से आकर के हमारी बातों को सुने,
समझे, परखे और हमें कुछ कहने के लिए एक अवसर दिए। इसके लिए हम अपने हृदय से आपका आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। लेकिन आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के आप प्रदाता हैं। आपने अपने दादा दादी और अपने पिता और माता को श्रद्धांजलि दी है। आरजेएस की किताबों में वो दर्ज हैं और ये एक रिलेशन बनता है जो भारत राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर, भारत वंदन, वसुधैव कुटुंबकम। ध्यान रखिएगा, वैश्विक स्तर पर आरजेएस का सकारात्मक आंदोलन चल रहा है और इसमें और भी ज़ोरदार ढंग से वेबसाइट जो है उस पर भी चीज़ें आने वाली हैं। हम लोगों का न्यूज़लेटर आ रहा है, उसमें भी सकारात्मक पत्रकारिता की सारी बातें आएंगी और हम लोग दस्तावेज तैयार कर रहे हैं। और पुस्तक है अमृतकाल का सकारात्मक भारत, ग्रंथ 1, 2 और 3। चौथा ग्रंथ जो है 19 जनवरी 2025 को आएगा, यानी साल में राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस, तिरंगे की रक्षा करने का संकल्प लिए हुए आरजेसियन आगे बढ़ते जाएंगे। और 6 लाख गांव अगर हैं तो 6 लाख इंस्टीट्यूशन ऐसे लोग निर्माण कर सकते हैं, ये दिखाने का प्रयास किया गया। रंजीत सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आलोक जी, इसी तरह से युवा शक्ति हैं आप लोग और इस देश की शक्ति बनकर आगे बढ़ते रहिए। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत।